अमीर का सोने का और गरीब का घास का लहंगा। रजनी और रोशनी दोनों अमीर गरीब सहेली थी। रजनी एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और रोशनी एक गरीब मजदूर की बेटी थी। रोशनी बड़े ही भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि रोशनी अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। रजनी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही रोशनी के साथ रहती थी। रोशनी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है मेरे कॉलेज की बहुत से प्रोजेक्ट करने बाकी रह गए हैं। क्या आज तू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरी प्रोजेक्ट पूरी कर देगी? 2-3 दिन बाद मेरा भी एग्जाम है। प्लीज, तुम मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। रजनी रोशनी के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाती थी। रोशनी भी भोलेपन में उसका सारा काम कर देती थी। इस वजह से कई बार रोशनी का भी एग्जाम अच्छा नहीं जाता था। क्या बात है रोशनी, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है। इस बार की एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, इस बात का मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रोशनी को पता था कि उसका एग्जाम अच्छा ना जाने का कारण क्या है, पर वह अपनी दोस्ती के नाते कुछ नहीं कहती है। रोशनी, तू रजनी का सारा काम करती है, इसी वजह से तेरे एग्जाम में कितने कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया करना, तेरी भी पढ़ाई है। यह थोड़ी ना है कि तू उसके काम करेगी और अपना काम छोड़ देगी। माँ, रजनी मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, इस बार मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगी। रोशनी पास तो हो जाती है, पर उसके नंबर बहुत कम आते हैं। कुछ दिन बाद शहर में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। रजनी भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वह सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिस किसी का भी लहंगा सबसे अच्छा होगा उसे ही अवार्ड मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा सबसे अच्छा और सुंदर हो। पापा, आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दोगे? तब देखना कोई भी मेरा लहंगा का मुकाबला नहीं कर सकता और किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि मेरे से जीत पाए, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी प्यारी गुड़िया के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और रही बात लहंगे की, तो मैं अपनी गुड़िया के लिए बनवा दूंगा। सोने का लहंगा बनवाओगे इतनी महंगाई में? कोई कपड़े की दुकान से अच्छा सा लहंगा दिलवा दो। अभी इतने ज्यादा सोने महंगे हैं और तुम अपनी बिटिया के लिए सोने का लहंगा बनवाओगे? तो क्या हो गया रजनी की माँ, अब तो कुछ दिनों बाद ही हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी, तो वहाँ ये सब पहनने को नहीं मिलेगा। और तो और देखो, शादी से पहले इसके पास बहुत से मौके हैं, बहुत सारे कंपटीशन जीतने को हैं। जो करना है करने दो और इस तरह अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर लेगी। कोई बात नहीं, जाओ बिटिया, तुम्हें जैसा सोने का लहंगा बनवाना है वैसा ही बनवा लो, मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है पापा, आप बहुत अच्छे हो। बातों ही बातों में रोशनी ने बताया कि वह फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही है। तू भी हिस्सा लेगी? हाँ हाँ रहने दो, तू इतनी गरीब है और तू फैशन शो में हिस्सा लेगी? देख रोशनी, तू बुरा मत मानियो, तेरे पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं है, तो तू फैशन शो में हिस्सा कैसे लेगी? और रही बात लहंगे की, तो तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। और यह कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए ही है, ना कि तुम जैसे गरीबों के लिए। और हाँ, तुझे पता है मैंने अपने पापा से कहकर सोने के लहंगे बनवाए हैं। ऐसे किसी की भी हैसियत नहीं है कि सोने के लहंगे बनवा सके। वो तो ठीक है, पर मेरी माँ का मन है कि मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लूं। वह मेरे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा लहंगा घर पर ही तैयार कर रही है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बाहर से लहंगा लूं।
इसलिए मेरी माँ घर पर ही लहंगे सिल रही है। क्या तू घर पर लहंगा सिल रही है? तुझे पता है ना, वहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग आ रहे हैं और तुम घर के लहंगे सिले हुए पहनोगी। क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे शाम को लहंगे के साथ ज्वेलरी भी लेनी है, तो तू मेरे घर आ जाइयो। रोशनी का मन उदास हो जाता है और वह वहाँ से अपने घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो रही है? देखो, मैं तुम्हारे लिए घास का लहंगा सिलकर तैयार कर दी हूँ। रोशनी, मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन भी रही है या नहीं? माँ, मैं ये कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी। और फिर भी तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रही हो, क्या फायदा? और आपको पता है, रजनी ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा भी बहुत सुंदर है। और वहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वह मुझे घास का लहंगा पहने हुए देखेंगे तो मुझ पर बहुत हंसेंगे। रोशनी बेटी, तुम अपने पर विश्वास रख। रजनी का क्या है, वह अमीर बाप की एकलौती बेटी है और वो जो भी करेगी वह अपने पैसे के दम पर करेगी। तू गरीब की बेटी है तो इसमें तेरा कुछ नहीं जाएगा। तू एक बार करके तो देख, इस फैशन शो में जाकर तो देख। किसी की भी कमजोरी गरीबी नहीं होती। अपनी माँ की बात सुनकर रोशनी में हिम्मत आती है और वह हाँ भर देती है। फैशन शो के समय आने तक वह और उसकी माँ दोनों घास का लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है। जब रजनी फैशन शो वाली जगह पर पहुँचती है तो रोशनी वहीं खड़ी होती है। रोशनी का लहंगा बहुत अलग डिजाइन का था और वह उसमें बहुत ही अच्छी दिख रही थी। रोशनी के लहंगे की डिजाइन देखकर रजनी और उसके साथ आने वाली फैशन शो में लड़कियां रोशनी का मजाक उड़ा रही थी। रोशनी, तूने ये क्या पहन लिया और तू बिल्कुल तमाशा लग रही है। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? मैंने तेरे को पहले ही कहा था। और हाँ, तू मेरे से दूर होकर चल, नहीं तो तेरे साथ साथ मेरी भी मजाक और हंसी उड़ाई जाएगी। मैं सोने का लहंगा पहन रखी और तूने घास का। तेरी घास के लहंगे ने मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। हट हट, मेरे से दूर होकर चल। ठीक है रजनी, मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी बेइज्जती इस तरह करोगी। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी सब पैसे वाली थी और अमीर घर की भी थी। और खास करके रजनी का लहंगा सोने का बना था और सबने सोच लिया था कि फैशन शो का अवार्ड रजनी को ही मिलेगा। फैशन शो स्टार्ट होता है और एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर पहुंचती है और उसके बाद रोशनी का टर्न आया तो जज रोशनी के लहंगे को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती है और जिसमें रोशनी सबसे आगे खड़ी होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लड़कियों ने अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, पर इस परफॉर्मेंस में रोशनी का घास का लहंगा जो बिल्कुल अलग है और अद्भुत है। इससे पहले लोगों ने ना तो इस घास के लहंगे को कभी देखा है और ना ही इस घास के लहंगे को पहना है। ये तो बिल्कुल नया लुक का फैशन हो गया है और ये गर्मी में आरामदायक और गर्मी से राहत देने वाला लहंगा हो गया है और इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। इसलिए जितने भी जज हैं उन्होंने इस फैशन शो की फर्स्ट विनर को चुन लिया है और मैं अब उस विजेता का नाम लेने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की विनर है रोशनी। रोशनी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। रोशनी को विजेता देखकर रजनी जल भुन जाती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन रजनी जब फैशन शो छोड़कर चली गई तब रोशनी को एहसास हुआ कि रजनी उसकी खुशी में शामिल नहीं है और रजनी के मन में स्वार्थ था। वह तो केवल रोशनी का इस्तेमाल करती थी और अपने काम को पूरा करवाना चाहती थी। रोशनी को पुरस्कार के रूप में अवार्ड मिलता है। धीरे धीरे रोशनी सफलता की ओर बढ़ती है और अपना फैशन शो पर ध्यान देती है। इस फैशन शो में उसकी माँ उसका साथ देती है। रोशनी अपने मेहनत के बल पर आगे तो बढ़ जाती है, पर उसे एक बात का बहुत दुख होता है। उसने अपने जीवन में
दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर बैठी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चंदनपुर गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। चांदनी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करती थी। उसका एक बहुत खुशहाल परिवार था, लेकिन ना जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी अचानक उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में चांदनी और उसके पिता तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को बहुत गहरी चोट आती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? पापा माँ को बोलिए ना मुझसे बात करे। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज माँ, अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? अब कौन मेरा ध्यान रखेगा माँ? चांदनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता के आंखों में भी आंसू आ जाता है और वह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चांदनी एक ही जिद लगाकर बैठी थी कि मुझे माँ वापस लाकर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन चांदनी के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वह किसी से भी नहीं बात करती है, ना ही कुछ बोलती है, ना ही खाती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता कैलाश को बहुत दुख होता है और वह दूसरी शादी के लिए सोचता है ताकि चांदनी को माँ की कमी महसूस न हो। और वह एक दिन अनुराधा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर घर ले आता है। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी होती है, टीना। कैलाश शादी के बाद अनुराधा और उसकी बेटी को अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, चांदनी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा, ये अब से आपकी नई माँ है और अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको बहुत सारा प्यार करेगी। और साथ में आपको आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन मिली है, टीना। अब से आप दोनों एक साथ खेलना। पर पापा, ये तो मेरी सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत ही अच्छी है। लेकिन चांदनी मुंह लटकाए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर अनुराधा चांदनी के कमरे में जाती है। चांदनी बेटा, कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पर अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं आपकी हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा। तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ तो बुरी होती है। अच्छा बाबा सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि सगी माँ की तरह ही हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर ही बुलाना और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। चांदनी बेटा, मेरे पास आओ मेरी बच्ची। सच माँ? और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। अनुराधा चांदनी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में चांदनी अनुराधा से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे अनुराधा में अपनी सगी माँ की ममता दिखाई देती है। अब अनुराधा अपनी बेटी टीना और चांदनी को एक समान प्यार करती है। वो दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में टीना को चांदनी से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि आखिर क्यों उसकी माँ चांदनी को इतना प्यार कर रही है। एक दिन अनुराधा चांदनी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आती है, जिसे देखकर टीना कहती है,
माँ, मुझे धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है, अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। सारा प्यार इस मनहूस चांदनी से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और यह चांदनी की बच्ची आपकी सगी बेटी है। टीना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी भी चांदनी और तुम में कोई फर्क नहीं किया है। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो लहंगा लेकर आई थी। कल चांदनी के लिए नहीं मिला था, इसलिए उसके लिए मैं आज लहंगा लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ, आप मुझे प्यार नहीं करती हो। जब देखो इस चांदनी के आगे पीछे घूमते रहते हो। यह सब सुनकर चांदनी बोलती है, टीना मेरी बहन, प्लीज माँ से इस तरह बात मत करो। तुम्हें अगर ये लहंगा अच्छा लग रहा है तो इसे तुम रख लो, मैं फिर कभी लहंगा ले लूंगी। वाह, कितनी भोली बन रही है, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं हो। पहले मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी में पड़ा है तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर टीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनुराधा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीना के मन में चांदनी के लिए पल रही नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। चांदनी और टीना एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए चांदनी और टीना दोनों ने अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि दोनों बहनों को डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। घर आकर चांदनी अपने डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी टीना उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये चांदनी की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना बचपन का सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर टीना एक खतरनाक प्लान बनाती है और चांदनी को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। चांदनी भी खुशी खुशी टीना के साथ घूमने चली जाती है। तभी टीना मौका देख एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे चांदनी को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से चांदनी दूर जाकर गिर जाती है और गलती से टीना का पैर उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दोनों पैर कट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी चांदनी कहती है, टीना मेरी बहन, यह सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो यह सब तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो कभी तुम्हें सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बहाना बनाकर मेरे साथ यह क्या करने जा रही थी। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। टीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए चांदनी से माफी मांगती है। चांदनी अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर घर ले आती है। टीना की यह हालत देखकर अनुराधा को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से टीना की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वह अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन चांदनी कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनी थी। तुम्हें पता है माला, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी, उस जादुई घास के लहंगे को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और सैंडल पहनने
पहनने से जो लंगड़ा और अपाहिज होता है वो भी चलने लगता है, और वह जादुई घास का लहंगा और सैंडल की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो हमें उस जादुई घास के लहंगे की खेती में जाकर खूब सारे सैंडल और घास का लहंगा लेकर आना चाहिए, और उससे तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं हीना, यह सब बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच सका, और जो भी वहां गया है अब तक वापस जिंदा नहीं लौटा। वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती है। मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। दूर खड़ी चांदनी गौर से उनकी बातें सुन रही थी, और वह जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियाँ सच कह रही है तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए जादुई घास का लहंगा और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। टीना ने जो भी गलती की, मैं नहीं चाहती कि उसे उस गलती की इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं यह खतरा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। यह सोचकर चांदनी उस काली पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हा हा हा, ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता है। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आ गई? कहीं तू जादुई घास के लहंगे और सैंडल की खेती से लहंगा और सैंडल तो लेने नहीं आई है? अगर तू यहाँ लहंगा और सैंडल की लालच में आई है तो तू बहुत ही गलत जगह आ गई है। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। चुड़ैल जी, अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती से एक लहंगा और सैंडल लेकर मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो। फिर आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। आखिर तुम्हें वह लहंगा और सैंडल की इतनी क्या आवश्यकता है जो तुम उसके लिए मौत से भी लड़ने को तैयार हो? फिर चांदनी चुड़ैल से अपनी अपाहिज बहन टीना की समस्याओं के बारे में बताती है। चुड़ैल जी, मुझसे मेरी बहन का ये दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह इस जादुई घास का लहंगा और सैंडल की मदद से वो भी पहले की तरह ठीक हो जाए। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर आई हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई घास का लहंगे और सैंडल की खेती तक पहुँचाऊंगी। आओ मेरे साथ। चांदनी खुशी खुशी चुड़ैल के साथ जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाई आती है वह सब वह चुड़ैल रोक देती है, और चांदनी आराम से जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेत तक पहुँच जाती है। चांदनी जादुई खेत में से एक घास का लहंगा और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है, और घर आने के बाद चांदनी अपने जादुई खेत के जादुई घास का लहंगा और सैंडल के बारे में अपनी माँ से बताती है। क्या चांदनी मेरी बेटी, तुम काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म
जन्म में बेटी के रूप में तुम मिली हो। देखो टीना, जिस सौतेली बहन से तुम इतनी नफरत करती थी, वह आज तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई घास का लहंगा और सैंडल लेकर आई है। यह सुनकर टीना के आंखों में आंसू आ जाता है। चांदनी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी और तुम आज ये जादुई घास का लहंगा और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो। मैं तुम्हारी जैसी बहन पाकर धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। टीना मेरी बहन, जो हुआ सब भूल जाओ। अब जल्दी से ये सैंडल और घास का लहंगा पहनकर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी करनी है। टीना जैसे ही जादुई घास का लहंगा और सैंडल पहनती है, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। टीना को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आसमान में रहने वाली सिंड्रेला परी जब अपने परी लोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी लोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वी लोक पर शिवानी अपनी सौतेली माँ रिद्धिमा और बहन तान्या से दुखी होकर घर का सारा काम करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। शिवानी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। शिवानी कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराते रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ महारानी, इतनी देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? माँ, वो मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने मेरे पेपर आने वाले हैं ना, इसलिए। जरा देखो तो इस बेशरम को, घर का सारा काम काज छोड़ छाड़ कर महारानी कलेक्टरी करने में लगी है। माँ, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ कर दिया है। अच्छा, तो फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे गर्म कपड़े निकालकर तालाब पर ले जाकर धो ले। सर्दी का मौसम आ गया है, रखे हुए गर्म कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी वो कम्बल पहले से ही धुले हुए हैं। जितना बोला जाए उतना कर। अगर मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाई तो धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगी, समझी? अब चल जा यहाँ से। शिवानी सारे कपड़े लेकर तालाब पर धो रही थी, तभी उसकी नजर लहंगे पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। वाह, कितना सुंदर लहंगा है। मैंने आज तक ऐसा लहंगा नहीं देखा है। शिवानी अपना काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपा रख देती है। अगले दिन सिंड्रेला परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे लहंगा कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नजर तालाब से पानी भर रहे शिवानी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, तुमने यहाँ आसपास कोई लहंगा देखा है क्या? चूँकि शिवानी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वह उसे सब कुछ बता देती है और उस लहंगे को लाकर परी को वापस कर देती है। परी शिवानी की ईमानदारी से बहुत खुश हो जाती है और परी अपनी जादुई शक्ति से शिवानी के बारे में सब कुछ जान जाती है। शिवानी, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। शिवानी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो। यह लहंगा इन सब में तुम्हारा बहुत मदद करेगा। और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद सिंड्रेला परी। शिवानी खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, लहंगा, लहंगा
मुझे एक घर दिला दो। शिवानी के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। शिवानी खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लगती है। लहंगा, मुझे मेरे कोर्स का बुक दिला दो। शिवानी के सामने उसके सारे बुक्स आ जाते हैं। यह देखकर शिवानी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो उसे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती वह जादुई लहंगे से मांग लेती थी। शिवानी अब खुशी खुशी अपने आगे की पढ़ाई करने में लग गई थी। शिवानी को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन तान्या सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ के पास इतना सब कुछ कहां से आ गया। तान्या घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा और मैं आज रात को ही पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटी शिवानी के घर खिड़की से झांककर सब कुछ पता कर लेती है। अच्छा तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। यह सोचकर दोनों माँ बेटी शिवानी के कमरे में घुस जाती है। शिवानी सो रही होती है, तभी उसकी माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। तान्या बेटी, तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो, मैं इसको ठिकाना लगा कर आती हूँ। शिवानी का दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ सिंड्रेला परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसे के लालच में इतना गिर जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शिवानी तो तुम्हें माँ कहती है, पर तुम तो एक नंबर का डायन हो, डायन। इतना बोलकर सिंड्रेला परी दोनों माँ बेटी को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी शिवानी बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। वे जैसे भी हैं, आखिर मेरी माँ और बहन है, प्लीज इन्हें छोड़ दो। गौर से देखो इसे, तुम लोग जिसे मार रहे थे आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है। यह सुनकर रिद्धिमा और तान्या को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। माँ, मुझसे आप माफी मत मांगिए ना, मुझे आप बस अपनी बेटी के रूप में अपना लीजिए। मुझे तो आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और प्रिया, तुम तो मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं माफ कर दी। बहन, गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन गलती को वक्त पर सुधारना ही हम सबकी इंसानियत होती है। और माँ, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब मिलकर अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना न भूले। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।